हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हर्षना, वेलकम टू लर्न विद वीवी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कल आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसको जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री के पहला स्टेशन स्थापित किया गया था भारत में का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, स्थापना की गई थी 1983-84 में, पहला रिसर्च सेंटर था। नेक्स्ट है, भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान मैत्री की स्थापना कब की थी? दूसरा रिसर्च स्टेशन जो स्थापित किया गया था वो मैत्री के नाम से स्थापित किया गया था 1988 और 1989 में। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत के तीसरा शोध केंद्र कौन सा था? भारतीय था, जो कि वर्ष 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय क्या है तो ये रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क स्थापित किया गया था उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लखनऊ और कानपुर रोड पर। ठीक, नेक्स्ट है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारत का वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी कौन सी इमारत है जिसको शामिल किया गया है? महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बौद्ध मंदिर है जो कि बिहार में, इसे महान जागृति मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर बुद्ध ने अपनी मोह माया त्यागने के बाद में उन्होंने बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये महाबोधि मंदिर जो है इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आपका करंट अफेयर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपके एनवायरनमेंट में ईवीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप तरंगों के कारण। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, भौतिक या अजैविक घटक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। खेती की सबसे अधिक पुरातन प्रणाली, सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि। झूम कृषि में देखिए क्या होता है, इसमें वृक्षों को, पेड़ों को, वनस्पतियों को काटकर उनको जला दिया जाता है। उसके बाद साफ मैदान पर खेती की जाती है, जुताई बुआई करके खेती की जाती है। खाद का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है और खेती करने के बाद इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद किसान जो ये आदिम प्रकार की, जो आदिम पहले लोग होते थे उस प्रकार की कृषि है, तो ये फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। इस जगह पर ये खेती नहीं करते हैं। असम में इसे असम में झूम की खेती कहा जाता है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में झूम की खेती को किस नाम से जानते हैं? पोडू के नाम से। मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से और केरल में इसे पोनम कहा जाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का जन्मदाता की संख्या किसको दी गई है? तो फ्रेडरिक रेडजिल को मानव भूगोल के जन्मदाता की संख्या दी गई है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में इसकी शुरुआत की गई थी। मिस्र किसकी देन है? नील नदी की देन है। मिस्र किसकी देन है? मिस्र नील नदी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया है। बिहार के शोक की संख्या किसको दी गई है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी। सबसे ज़्यादा आपके यूपी टेट में, आपके एनवायरनमेंट में, साइंस में, किसी में भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। भारत में धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन करने का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता रखता है और उससे समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ब्रेडलैंड में इसको 1987 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए तो क्या है भारत में धारणीय विकास का दृष्टिकोण क्या है? विद्युत से विद्युत उत्पादन करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सौर, पवन, व जल विद्युत ऊर्जा धारणीय विकास के ये उत्पादन के सबसे अच्छे स्रोत इनको माना गया है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वर्तमान जो पीढ़ी की आवश्यकताएं हैं उन सभी को ध्यान में रखा गया है। वो सभी वर्तमान पीढ़ी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 में। ट्रैफिक मिशन सुनिश्चित करता है कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। किसको? प्रकृति के संरक्षण को। और इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। ट्रैफिक
इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ट्रेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। आप इसे नोट कर लीजिए, ट्रेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। वन्य पौधों और पशुओं का व्यापार से इससे प्रकृति संरक्षण के लिए खतरा ना हो, इसी के लिए यह सुनिश्चित करता है। ट्रैफिक, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की प्राणी जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की गई थी। तो ये क्या है, इसका विभाजन 1972 में किया गया था और विटेकर ने इसका विभाजन किया था। प्रजातियों की संख्या का आकलन करके उसमें वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। कह सकते हैं कि जैव विविधता का जो मापन है वो इनके द्वारा किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? जैव विविधता का विनाश होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का नाश। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में किसको शामिल किया गया है? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट में इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निगरी कहाँ पर है? नागपुर में है। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। शांत घाटी केरल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते जो एग्जाम नहीं आता है। तो वीडियो को आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस क्या है? वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये नम भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में ईरान का शहर था रामसर, वहाँ पर कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि और जैव विविधता के लिए ये जो आपका वेटलैंड दिवस है उसके लिए ये मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस है कि नमी और दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है, जहाँ पर भरपूर नमी होती है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1977-71 किस संरक्षण से संबंधित था? रामसर सम्मेलन जो था ये वेटलैंड से संबंधित था, वनों से नहीं था, ये आर्द्र भूमि से संबंधित था, वेटलैंड से संबंधित था, ठीक है। रामसर इसका नाम रखा गया था क्योंकि ये रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को 1997 में 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन का जब 16 वर्ष पूरे हो गए थे तो तब से आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। और 2021 में इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम है आर्द्र भूमि और जल। नोट कर लीजिएगा, 2021 में आपके वेटलैंड दिवस की जो थीम है वो है आर्द्र भूमि और जल, और 2020 में जो थी वो थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको कहा जाता है? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट वेटलैंड को कहा जाता है। फूड वेब्स, क्योंकि ये भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि भूदृश्य के गुर्दे किसको कहा जाता है? भूदृश्य के गुर्दे भी आपके वेटलैंड को कहा जाता है। आर्द्र भूमि को किस नाम से और जाना जाता है? किडनी ऑफ द लैंडस्केप, भूदृश्य के गुर्दे भी इसको कहा जाता है। जिस प्रकार से किडनी हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से जो आपकी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि तंत्र है, ये जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को वहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 3-4 क्वेश्चन आप याद रखिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूदृश्य के गुर्दे या किडनी ऑफ लैंडस्केप किसको कहा जाता है, तो वेटलैंड को कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको कहा गया है? वेटलैंड को कहा गया है। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वेटलैंड भूमि से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण भूमि आर्द्र भूमि है? लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो गुजरात में। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की परिकल्पना प्रतिपादित की थी। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला देश, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश किसको? चीन को माना गया है। मानव की कौन सी क्रिया जो जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है? कौन सी क्रिया है जो सबसे अधिक जल से प्रभावित होती है? तो कृषि सबसे अधिक जलवायु के द्वारा प्रभावित होती है।
ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में। कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। आप कह सकते हैं कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। 1850 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है और ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी के कितने ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर, यानी कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ये तापमान को भी बढ़ा देती है। बादल संबंधी जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल और मौसमी संबंधी घटनाओं से समताप मंडल हमेशा मुक्त होता है और वायुयान उड़ाने के लिए इसको आदर्श दिशाएं माना गया है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल सबसे अच्छा माना गया है? तो समताप मंडल को वायु उड़ाने के लिए समताप मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना गया है। बादल और मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती हैं से मुक्त होता है कौन सा? समताप मंडल। ठीक है, चलिए। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है किससे? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ब्रिटिश टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में जो छिद्र होता है उसका पता लगाया था। ओजोन परत का निर्माण सबसे अधिक कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए। भारत के कुल क्षेत्रफल पर वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल पर वनों का क्षेत्रफल है 21%। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल है वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम में। मिजोरम में उसके राज्य से अधिक वन पाए जाते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक सघन वन की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला है कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राज्य में वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में जितना उसका राज्य का क्षेत्रफल है उससे अधिक क्षेत्र पर वन है? तो मिजोरम में है। और सबसे अधिक सघन जो क्षेत्र पर सबसे अधिक सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन मुख्यतः वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? सुंदर वन में मैंग्रोव ज्वारीय वन पाए जाते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं, इसका कारण है झूम कृषि। झूम कृषि जहाँ पर लोग वनों को पेड़ पौधों को जलाकर कृषि करते हैं और उसके बाद उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, वो भूमि बंजर हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उस ज़मीन में जोंक पैदा हो जाते हैं, इस वजह से वो भूमि बंजर होती जाती है, फिर वहाँ पर खेती नहीं होती है दोबारा से। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। आपके यूपी चेट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? जॉइंट पांडा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन 1973 में, ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, अब उत्तराखंड में है वर्तमान में, वो चमोली जिले में शुरू हुआ था। इस दौरान क्या किया गया था कि ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले से लगाया गया था और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उसके चारों ओर मनुष्य ने, औरतों ने घेरा बनाया था और इसमें नारा दिया गया था कि पहले हमें काटो। तो ये वनोन्मूलन से संबंधित है और उत्तराखंड में चमोली जिले में ये शुरू किया गया था 1973 में। इसको विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पेड़ पौधे और जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है किसकी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट उत्तराखंड में है। इसका पहले नाम क्या था? इसका हेली, पहले इसका नाम हेली था जो कि बाद में अब क्या रख दिया गया है? जिम कार्बेट इसका नाम रख दिया गया है। बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? बेतला पार्क बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, 5 मौसमों का बाग कहाँ पर है? महरौली के समीप 5 मौसमों का बाग स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में।
जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर? गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। एक सींग वाला गैंडा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी टेट में और हर आपके सुपर टेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गैंडा सबसे अधिक पाया जाता है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। सरिस्का और रणथंभौर जो है वो आपके बाघ के लिए संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय अनुसंधान जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? 46। पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध होता है? तो हाइड्रोस्फीयर में पानी गैस, तरल और ठोस के रूप में मिलता है। पृथ्वी की कुल सतह के लगभग कितने फीसदी क्षेत्र पर जलमंडल है? जलमंडल 70% सतह पर जल पाया जाता है और 21% पर स्थलमंडल है। आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड है। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है पनबिजली किस श्रेणी में आती है? पनबिजली ऊर्जा के अक्षय स्रोत के अंतर्गत आती है। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। नेक्स्ट है पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो मनुष्य के जीवन करने के लिए मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम होती है वो उसको कहा जाता है स्थलमंडल। वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का जो विनाश होता जा रहा है वो जैव विविधता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? पर्यावरण वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 1985 में। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट EVS के आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।